नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के सेशन के लिए पूरी तरह तैयार भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है हमारी तरफ से और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज़ में हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे। और मदद करने की अपेक्षा इसलिए है क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ हम अपना काम कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और उस गलती का हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उसमें हमारी मदद करें। मैं आप सबसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अटेंशन चाहूँगा आप सबका। जो हमारे साथ मुसीबत आई है उस पर आप हमें साथ दें। बच्चों, आप में से लगभग 200-300 बच्चे ऐसे हैं, लगभग 300 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हमारे नोट्स डबल चले गए हैं। ठीक है, तो आप सबसे थोड़ी सी गुजारिश है कि एक तो इतना मुश्किल से हम लोगों का कंटेंट तैयार हुआ और कंटेंट के साथ साथ हमारी मुसीबत ये हो गई कि आप में से कम 200-300 बच्चों के पास में हमारे नोट्स के जो अभी, हालांकि ये चीज़ अभी ऑडिट में बाहर निकल कर आई है और मैं अपेक्षा कर रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं इस बात को पूरी ईमानदारी से मुझे बताएंगे सेशन में, लेकिन पता नहीं किसी ने शायद किसी कारण से मुझे नहीं बताया। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे बच्चों में इतनी ईमानदारी होगी कि जब मैं उनके सामने हर बात बड़ी ईमानदारी से रखता हूं उसके बावजूद भी किसी बच्चे ने क्लास के कमेंट बॉक्स में, वैसे क्लासेस में नोट्स नहीं आते इसकी तो मैसेज बहुत सारे बच्चों ने लिखा, लेकिन 200-300 बच्चों के पास में अभी तक 200 से ऊपर के नंबर मिल चुके हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आज रात तक 300 नंबर भी हमें पता चल जाएंगे जिनके पास, क्योंकि ऑडिट भी करवाया था मैंने मेरे काम का, तो उसमें पता चला कि 200 से ऊपर बच्चों के पास में हैंड रिटन नोट्स जो हैं हमारे वो डबल चले गए हैं, RAS वाले, है ना। तो पहली तो चीज आपसे अपेक्षा थी कि आप थोड़ी ईमानदारी बरतेंगे क्योंकि एथिक्स, इंटीग्रिटी आप सबसे अपेक्षित है। फिर भी हो सकता है आपके कुछ ना कुछ अपने कारण रहे हों कि आप शायद डबल नोट्स आ गए तो आपके दिमाग में टेंशन आई होगी कि इसको भिजवाने का खर्चा कौन उठाएगा, वापस कौन भिजवाएगा, कैसे करेगा। तो चूंकि अब हमें यह तो पता चल गया है कि किसके पास डबल नोट्स पहुंचे हैं और कल तक हमारी टीम के थ्रू वहां पर कॉल चला जाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि जिनके पास भी नोट्स हमारे डबल पहुंचे हैं कि कृपया करके वो नोट्स हमें हमारे पते पर वापस भिजवा दें। उसका जो भी कुरियर चार्ज होगा आप या तो वो कल आपको टीम समझा देगी किस तरह से आपको भिजवाना है। आपका जो कुरियर चार्ज होगा, आप इस बार जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 500 रुपए तक भी संभव है कुरियर वाले आपसे मांग लें। तो जो भी कुरियर चार्ज होगा वो हमारी टीम आपको ट्रांसफर करेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा कियोस क्रिएट हुआ है, ऑडिट में ये चीज निकल कर आई है। अभी मैंने सारे ऑर्डर्स वापस से क्रॉस चेक करवाए हैं और चूंकि बड़ा बंडल है, 4,500 रुपए का बंडल है और इतना हम लोगों ने पहले भी नेक टू नेक रह करके बिना कुछ कमाए हुए आप तक नोट्स पहुंचाए हैं, तो अपने आप में एक बड़ा नुकसान हमारा लगभग 8-10 लाख रुपए का अभी हो चुका है, मतलब जो मुझे आज की ऑडिट में पता चला है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसमें हमारी थोड़ी मदद करें। जिनके पास भी नोट्स डबल पहुंचे हैं वो किसी भी दुर्भावना से ग्रसित हुए बिना कृपया हमारे नोट्स वापस पहुंचाएं, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी आप अगर नोट्स नहीं भी पहुंचाएंगे तो हम संभवतः अपना इसे एक और लेसन समझेंगे और हम आगे से और ज्यादा नुकसान ना हो इसको अश्योर करेंगे, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आप निश्चित ही इसमें हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो जिनके पास भी डबल बार पहुंच गए हैं कृपया करके, क्योंकि हम जो आपसे कह रहे थे, ठीक है ना,
हाँ, जिनके पास भी पहुंच गए हैं कृपया करके हमारे नोट्स RAS वाले जो हैं वो वापस लौटवाने का कष्ट करें। चलिए नेक्स्ट टाइटल की शुरुआत करते हैं। कल हमारी टीम आप तक कॉल कर लेगी जिनके पास भी नोट्स पहुंच गए हैं, ठीक है। और कुरियर को लेकर के आप परेशान हैं तो वो चार्जेस आपके पे कर दिए जाएंगे, तो वो भी सॉर्टेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज के सेशन में शुरू कर रहे हैं साथियों, DPSP। क्या है ये DPSP? नीति निदेशक तत्व। क्या होते हैं नीति निदेशक तत्व? मैं आपको हल्का सा इसके बारे में जानकारी देता हूं। नीति निदेशक तत्व या फिर DPSP, इसकी हिंदी और इंग्लिश पहले अगर हम इतना भी समझ गए तो हमारे लिए बहुत सारा फायदा हो जाएगा। DPSP की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दी स्टेट पॉलिसीज। अब पहले इस शब्द को समझ लेते हैं और उस शब्द के बाद में राज्य हेतु या राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व, या मतलब जो भी आप मानना चाहें, प्रिंसिपल्स, ठीक है। मतलब क्या है इस शब्द का हल्का सा एक बार अर्थ समझते हैं, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसके मतलब को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा स्टेट पॉलिसी। ये टाइटल का नाम है हमारे, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि कहां से लेकर कहां तक आर्टिकल्स में नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। जैसे आप लोगों ने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं, FR पढ़ लिए हैं, और उनका आर्टिकल आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक पढ़ा। आर्टिकल नंबर 35 तक पढ़ा जो कि संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ था। हमने भाग 3 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चूंकि आर्टिकल्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग 3 के बाद में हमारी एंट्री हो रही है भाग 4 में। किस में एंट्री कर रहे हैं? भाग 4 के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ये पार्ट 4, स्वाभाविक सी बात है कि जब पार्ट 3 कंप्लीट हो गया 35 तक, तो स्वाभाविक सी बात है ये 36 से शुरू हुआ होगा। लेकिन ये 36 से शुरू होकर कहां तक जाता है? बहुत बढ़िया, सुनील, ऋतिक, KS, धीरेन्द्र, भुवनेश, नीतू, रणदीप, सभी के एकदम सही जवाब हैं। ये 36 से लेकर के 51 तक जाता है, ठीक है। तो हमारे जो अब आर्टिकल शुरू हो रहे हैं वो 36 से लेकर 51 तक शुरू हो रहे हैं। मैं आज के सेशन में, चूंकि DPSP मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर का कुल मिलाकर के है, लेकिन इससे जो प्रश्न बनते हैं या इससे जो चीजें पूछी जाती हैं, वो सबसे पहला DPSP क्या है, पहले आज के सेशन में केवल इसकी भूमिका बनेगी। DPSP के प्रति आपके अंदर भावनाएं पैदा होंगी, आर्टिकल्स के दर्शन कराए जाएंगे, कल आर्टिकल्स याद कराए जाएंगे, और परसों फंडामेंटल राइट की DPSP से जो लड़ाई है वो समझाई जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP आपस में लड़ते क्यों हैं, इनकी लड़ाई में जीतता कौन है, और ये जीतना लायक क्यों है, ये क्या कहानी है, वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है, जब मैंने यहां शब्द लिखा है स्टेट पॉलिसीज के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो एक शब्द निकल कर आया, राज्य जब कोई नीति बनाएगा, राज्य के लिए नीति। ये देखिए, राज्य जब कोई नीति बनाएगा, नीति से मतलब शिक्षा के लिए शिक्षा नीति बनाई, रोजगार के लिए रोजगार नीति बनाई, या कैसे भी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य नीति बनाई, आप कैसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाइए। जैसे अभी रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी देख रहे हैं, देश की अपनी हेल्थ पॉलिसी है, देश की अपनी विदेश नीति है, हर प्रकार से आप एक शब्द सुनते आए हैं, दैट इज पॉलिसीज। अच्छा, बाय द वे, पॉलिसी में और योजना में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? क्या आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो यह बताएगा कि पॉलिसी में और स्कीम में क्या अंतर है, नीति में और स्कीम में या फिर योजना में क्या अंतर है? ये बेसिक सा सवाल है, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा जब आप पॉलिसी वर्सेस स्कीम का अंतर बता पाएंगे। पॉलिसी की हिंदी है नीति, नीति जैसे शिक्षा नीति, स्कीम की हिंदी होती है योजना। इन दोनों का अंतर बताइए, और बिल्कुल व्यवहारिक अंतर है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ जी, बहुत सारे आंसर मेरे पास में आने लगे हैं, जिनमें से आंसर है नीति सभी के लिए लागू होती है बिना भाव योजना के, और योजना का लाभ सिर्फ चुनिंदा लोगों को होता है। पॉलिसी में प्लान एंड स्कीम इज इंप्लीमेंटेड। सर, योजना कुछ टाइम के लिए चलती है और नीति लॉन्ग टाइम के लिए होती है। दिव्या, गुड, एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है। नीति सभी के लिए लागू होती है बिना भेदभाव के। योजना का लाभ सिर्फ गिना चुनिंदा लोगों को मिलता है। योजना कुछ टाइम के लिए चलती है। पॉलिसी लॉन्ग टर्म, योजना कुछ जो पहला अंतर आप लोगों ने बताया है ना, वो टाइम को लेकर के बताया है। क्या केवल इतना सही है क्या? मतलब कि ये एक लॉन्ग टाइम के लिए है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, केवल इतना सा ही अंतर है क्या? नीति सबके लिए लागू होती है? नहीं नहीं, एक तो आप लोगों ने जो जो पॉइंट बताया है वो टाइम को लेकर के बताया है, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। जैसे एक बात बताइए, आज भारत के अंदर रोजगार के लिए मनरेगा चल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना है, योजना मनरेगा चल रही है, स्कीम के रूप में चल रही है। स्कीम को आप प्रोग्राम के रूप में भी समझते हैं। स्कीम और प्रोग्राम एक ही प्रकार की चीज है, ठीक है? तो मनरेगा तो जाने कब से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। और पॉलिसी की अगर आप बात करें तो शिक्षा नीति देश में बनी थी, फिर बदली, फिर आ गई, एक नई आ गई। बताइए, बड़ा सवाल है ये। आप अगर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, नीति पूरे राज्य में लागू होती है, गलत। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, जब नीति की बात होती है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो तय हैं। देखो भैया, अपन एग्जाम टाइम तक के लिए हिंदी पढ़े थे, उसके बाद हिंदी भूल गए हैं। हमको पता है कि अशुद्ध लिख दिए हैं हम, तो इसको हम पहले काट दे रहे हैं। आरएएस की तैयारी करने वाले ध्यान दें कि मेरे इंग्लिश और हिंदी पे मत जाना, पूरी तरह एकदम कचरा हो चुकी है। एग्जाम टाइम में मैं बहुत अच्छा स्कोर किया था, आउट ऑफ 200 115 से ऊपर नंबर मेरे हैं हिंदी इंग्लिश के पेपर में। लेकिन थोड़ा सा इंजीनियरिंग टच भी है मेरी लाइफ में, और उसमें मुझे यह सिखाया गया है, जितना जरूरत भर का ज्ञान हो उतना ही समय तक काम रखो, उसके बाद दिमाग को अनलोड कर दो। तो मैं चीजें अनलोड भी बहुत आसानी से कर लेता हूं कि भाई हो गया। आप सोचिए कि दिन भर में इतना बहुत सारा नॉलेज दुनिया भर का इकट्ठा करता हूं और फिर भी दिमाग से खाली रहता हूं, तो इसके पीछे का तर्क यही है कि मैं चीजों को लंबे समय तक लेकर नहीं चलता। ठीक है, मैं नीति गलत लिखा हूं, आप नीति गलत मत लिख लेना। पहले बात करते हैं नीति क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज ये समझिएगा, देश में देश का जो विजन डिसाइड होता है ना, कि हम जीवन में क्या चाहते हैं देश के साथ, कि हमारा देश शिक्षा में क्या सोचे, हमारा देश चिकित्सा में क्या सोचे, विदेशी संबंध में क्या सोचे, सुरक्षा में क्या सोचे, सड़क निर्माण में क्या सोचे, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में क्या सोचे, उद्योग धंधों को लेकर क्या सोचे, पर्यटन को लेकर क्या सोचे। ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। पॉलिसी क्या होती है बेटा? पॉलिसी एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। विजन डॉक्यूमेंट मतलब इसमें दर्शन होता है कि भविष्य में हम क्या चाहते हैं। ये कोई भी टारगेट लेकर नहीं चलता है, ये हमारा एक प्रकार का, जैसे मेरा विजन, जैसे आप मुझसे पूछें कि सर आपने अपनी पाठशाला बनाई, ऑलरेडी इतनी सारी एड टेक कंपनीज चल रही हैं, आपका विजन क्या था?
भाई आप इसको इस तरह से उदाहरण से समझ पाएंगे, संभवतया आप इन दोनों बातों को अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे। मैं अपने उदाहरण से आपको विजन वर्सेस स्कीम या प्रोग्राम दोनों चीजें समझा पाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर करके समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉलिसी क्या बताती है, विजन क्या होगा देश को इंप्लीमेंट करने का। अब मैं अपना उदाहरण देता हूं, आप उसको इंप्लीमेंट करिए। मुझसे आपने पूछा सर इतनी सारी एडटेक इतने बड़े बड़े लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम पर बड़े बड़े यूनिकॉर्न चल रहे हैं, उनके पास अथाह पैसा है, अथाह संसाधन है, अथाह लोग हैं काम करने के लिए, आप क्या कर लेंगे? सब लोग पहले से चल ही रहे हैं, आपने क्यों किया सर? मैंने कहा मेरा एक विजन है यार। क्या विजन है आपका? मैंने कहा मेरा अपनी पाठशाला को लेकर के यह विजन है कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़े वो प्राउड से कह पाए कि ये मेरी है, अपनी है। सर ये अपनी वाली फीलिंग के लिए आप क्या करेंगे? मेरा विजन, ये जो शब्द रखा है ना मैंने, अपनी पाठशाला, ये इसके पीछे का जो अपना बड़ा जो इतने दिन तक नाम के पीछे जो क्रम चला था, ये हर चीज के पीछे का एक विजन होता है ना, वो विजन मैं आपको बता रहा हूं। इससे आप चिकित्सा नीति, शिक्षा नीति सब समझ पाएंगे। मैंने क्या बोला? मेरा अपना प्रयोग है कि मेरे इस प्रोग्राम को व्यक्ति अपना मान सके। सर वो अपना कैसे मान लेगा? मैंने कहा अपना मानेगा जब मैं लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर काम करूंगा। आपके पास सर ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं है? बड़ा सवाल है ना ये भाई, आपके पास ऐसा क्या है सर जो इतनी बड़ी कंपनीज के पास नहीं है? मैंने कहा मेरे पास डेमोक्रेसी है। बोले सर कैसी डेमोक्रेसी है? मैंने कहा मेरे पास ऐसी डेमोक्रेसी है कि मैं बच्चों से पूछकर काम करता हूं। बोले जैसे? मैंने कहा जब मैंने आरपीएससी लॉन्च किया, बच्चों से पूछा था, पहले पोल करवाया था कि बच्चों बताओ हमें किस एग्जाम कैटेगरी में जाना चाहिए, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी और डिफेंस, ये पूछकर काम किया गया था। बच्चों ने पोल में निर्णय दिया, हम उस दिशा में आगे चले गए। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे विजन में क्या है कि मैं अपने यहां पर बच्चों को चाहता हूं कि वे इसे अपना समझें। अपना समझें तो कैसे समझेंगे? जब उनको लगेगा जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। मैंने कहा यह पूरी तरह डेमोक्रेटिक कार्य है मेरा। सर और क्या है आपके काम में ऐसा? मैंने कहा मेरा काम डेमोक्रेटिक है, इसमें बच्चों से फिर डिसाइड करा जाता है। क्लास में टीचर से बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है, बच्चों 4 से 6 घंटे की क्लास पर्याप्त है? बोले, बच्चों ने कहा सर थोड़ी बढ़ा सकते हो। बेटा 8 घंटे कर दें? बोले कर दीजिए। बच्चों से पोल कराकर पूछा जाता है, महीने की महीने रिव्यू लिया जाता है। एक भी एड टैग, मैं लंबे समय से इस फील्ड में हूं, किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वो बच्चों के सामने जाकर खड़ा होकर के उनसे फीडबैक ले सके, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना ज्यादा उन्होंने फेलियर्स कर रखे हैं लाइफ में। हमारी ताकत है कि हम आपके सामने आंखों में आंखें मिलाकर खड़े होकर पूछने आते हैं। कल का सेशन जिन्होंने देखा हो, मैंने बच्चों से खुद से पूछा कि मेरी बुराई बताओ। ये इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी? ये तो हमने डेनमार्क वाला प्रोसेस लिया है। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी कि बच्चों से रिव्यू 7 दिन में लिया गया, महीने भर में लिया गया, और बच्चों ने सजेशन दिया। एक रविवार वार्ता हमने 1 महीने पूरे होने पर करी, बच्चों से करी। उन्होंने कहा करंट की क्लास चलाओ, चला दी। बच्चों से कहा प्रीवियस ईयर की क्लास चलाओ, चला दी। सर इकोनॉमिक्स में एक दूसरा टीचर भी इंप्लीमेंट कर दो। कुछ को एक टीचर समझ में आ रहा था, दूसरा टीचर और लाना था, लगा दिया। सर टेस्ट सीरीज ले आओ, ला दी। सर इंग्लिश का कंटेंट ले आओ, ला दिया। सर हमारा कंटेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कर दो, हो गई। सर हमारे कमेंट सुने जाएं, सुन रहा हूं। सर टाइम से कंटेंट डिलीवर हो जाए, हो जाएगा। ये सुनने की बात, मैंने इतने एड टेक देख लिए, मेरे साथ वाले काम करते हैं, और आप खुद अगर इस बात से वास्ता रखते हैं तो मुझे थम्स अप करके बताइएगा कि हां सर ये बात तो आपने सही कहा, जो कहा वो किया। ये शायद आपको अपने से अलग बनाती है, औरों से अलग बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपकी मुझसे शिकायत रहती है सर आपका कॉल सेंटर पूरे टाइम बिजी रहता है बहुत, इसलिए कल हमने आईवीआर लिया है, उसमें व्यस्त रहने पर दूसरे के पास कॉल चला जाएगा। एक बड़ी टीम बिठाई गई, बड़े बड़े यूनिकॉर्न बैठे हुए हैं, किसी के पास कॉल सेंटर नहीं है। डरते हैं वो कि कॉल सेंटर पर बच्चा कॉल करेगा और अपनी गालियां देगा कि तुमने कहा क्या था और क्या दे दिया। हम खुले दिल से कॉल सेंटर रखते हैं और रखकर बच्चों की परेशानियां रिजॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। यह मुझे अपनापन देता है। अपनी पाठशाला यूं ही नहीं अपनी पाठशाला है।
मैंने बच्चों के लिए पहले, बच्चों ने कहा सर आप अदर स्टेट पीसीएस में क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा एक बार के लिए मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, जो आरएएस में मैंने शुरू किया, मुझे वो सारे कमियां, आप जैसे आज मैं, आप जब मुझे देख रहे हैं हल्का सा तनाव में देख रहे होंगे, अभी एक ऑडिट में मुझे पता लगा कि मुझे 8 लाख रुपए का चूना लग चुका है। मैंने बताया ना आपको कि मुझे एक नुकसान पता चला, मेरे नोट्स जो हैं वो बच्चों के पास डबल चले गए हैं। आप सोचिए कितना स्ट्रेसफुल हालत रही होगी। नोट्स एक तो सस्ते दाम में लेकर आया, कुरियर करके पहुंचाया, अब वो भी किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डबल चले गए। तनाव है, लेकिन कोई नहीं, उससे लड़ने की क्षमता है हमारे अंदर, लड़ेंगे क्योंकि बच्चे हमारे हैं। इसका मतलब समझिए आप, ये चीजें मेरा विजन डॉक्यूमेंट है कि मेरा प्रोडक्ट लोग अपना कहे कि ये मेरा है, क्योंकि मेरी चलती है। यहां बच्चा खुद से कह सके मेरी चलती है सर। यहां पे बच्चों ने मुझे कहा सर आप इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे? मैंने कहा बेटा 15 सितंबर को इंडियन पॉलिटी खत्म करके 16 सितंबर से पॉलिटी के बाद इकोनॉमी शुरू कर दूंगा, ये वादा है मेरा। ये बच्चों ने बोला ना, मैंने करने का वादा किया है। ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे औरों से अलग बनाती हैं। सर पॉलिसी में क्या होता है? मैंने कहा यही पॉलिसी है कि आप देखना क्या चाहते हो। मतलब शिक्षा नीति पर आ जाओ। अब भारत की शिक्षा नीति क्या कहती थी? भारत की शिक्षा नीति मैकाले शिक्षा पद्धति, बार बार कहते आ रहे हैं ना, पर मैकाले मैकाले ब्रिटिशर्स के समय से चली आ रही है, हम उन्हीं। इस बार सरकार ने शिक्षा नीति बदल दी। सरकार ने शिक्षा नीति लाई और उसके अंदर इतने सारे पॉइंट डाल दिए। सेमेस्टर सिस्टम लाएंगे, ग्रेजुएशन को 4 साल का बनाएंगे, छोटे बच्चों के लिए क्लासेस अलग होंगी, सब बच्चे 10th 12th के अंदर भी अपने द्वारा कुछ स्किल लेवल की चीजें सीखना चाहेंगे तो वो सीख सकेंगे। उनके साथ साथ बच्चे अगर क्लास बंक करके बीच में, यानी कि इस सेशन पढ़ रहे हैं उसके बीच में अगर उनको लगता है कि मुझे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने जाना है तो वो उसे लेकर आ सकेंगे। ग्रेजुएशन करते समय बीच में ब्रेक ले लिया, उसके बाद दोबारा आकर ग्रेजुएशन करेंगे। आई थी ना नई शिक्षा नीति। नीति विजन होता है, वो ये बताता है कि हमको कितनी दूर तक जाना है, कैसे जाना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? देश की सुरक्षा नीति, देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो डिसाइड करती है कि हम नो फर्स्ट वॉर, यानी कि पहले नो फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर, यानी हम अपने लेवल पर पहले न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। हमारी नीति है ये। लेकिन दूसरी बात छोड़ेंगे नहीं, एक बार किसी ने चला दिया तो ऐसी स्थिति में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बच्चा लिख रहा है सर लेकिन अपने बच्चों ने ही दगा दे दिया। नहीं, मजबूर होती है। दगा कोई नहीं देना चाहता, मजबूरियां दगा दिलाती हैं। हो सकता है किसी बच्चे के मन में यह लालच आ गया हो कि यार मैंने 4,500 का खरीदा है, एक मुझे फ्री में आ गया है, अब मैं इसको बेचकर 2 पैसे कमा लूंगा, मेरा फ्री मिल जाएगा। हो सकता है वो बालक मजबूर रहा हो, लेकिन वो मजबूर बालक जब उसके अंदर का ये जो आत्मसम्मान है ना, ये जगा दिया जाता है कि तुम इतने से के लिए नहीं बने हो, तुम 4,000 में बिक जाओगे, तुम वो नहीं हो। बस उसके अंदर का आत्मसम्मान जिस दिन जाग गया उस दिन वो खुद से स्वतः ही सुधर जाएगा। और मेरा काम तो यही है ना, मैंने आपसे क्या कहा है, सब लोग आईएएस पीसीएस बने, मैं नहीं चाहता, बन भी नहीं सकते, इतनी सीटें भी नहीं है। लेकिन हां, मैं बच्चों को इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि उनके अंदर का जो इंसान बनकर निकलेगा ना, वो इस समाज के अंदर इतना लर्नेड पर्सन होगा, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञाता आदमी होगा कि वो समाज के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता रखेगा। वो समाज में जहां भी खड़ा होगा ना, लोग उसे इज्जत से महफूज के साथ बैठाएंगे कि यार तुमको नॉलेज है। और मेरे जितने भी मेरे बने हुए जॉम्बी जो घूम रहे हैं ना, जब वो किसी डिबेट में बैठते हैं और जब वो कहते हैं कि अंकित सर के स्टूडेंट हैं हम, उन्हें प्राउड होता है जब वो अपना कंटेंट रखते हैं सामने, किसी के सामने डिबेट करते हैं। जब मेरे बच्चे जाकर के कि भाई हमने वहां से पढ़ाई की है, सामने वाले की हवा ले जाती है कि यार तुम्हारा जो नॉलेज है वो एट पार है। मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा दिए वो बच्चे दूसरे टीचर से नहीं पढ़ पाते। इसका बड़ा कारण है क्योंकि हमारा उद्देश्य एक और अपर लेवल पर एक ऐसा नागरिक बना के मुझे देश को सौंपने हैं। तभी तो अंकित इंस्पायर इंडिया नाम रखा है। हर चीज के पीछे का एक विजन है ना। आइए, तो आपको यहां पर सरकार का शब्द समझ में आया कि विजन कहां से आया। यह विजन मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, सर विजन सरकार का होता है तो फिर प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम भी तो सरकार की होती है। अब आते हैं अगला पॉइंट। मेरा विजन था कि मैं बच्चों को डेमोक्रेटिक सिस्टम दूंगा, यह मेरा विजन था कि यहां पर बिल्कुल डेमोक्रेसी चलेगी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी टीम में भी डेमोक्रेसी है। अभी जो आपके साथ घटनाक्रम मैंने बताया, इसमें जब टीम के साथ मैं बैठा, मैंने कहा भाई मामला तो बिगड़ गया, अब क्या करें? बोले सर अब हम इस चीज में, तो उन्होंने खुद ने लीड लिया कि सर अब हम कुछ और तरीके अपनाते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, हम फोन पे बात करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। मैंने कहा करिए। तो डेमोक्रेसी आप सिस्टम के अंदर भी ले आए। एग्जैक्टली ये डेमोक्रेसी थी, लेकिन स्कीम क्या बनाई आपने? स्कीम बनाई सरकार के द्वारा योजनाओं के रूप में। क्या? सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सबको पढ़ाएंगे, कोई निरक्षर ना रह जाए।
सरकार, भारत सरकार के द्वारा। यानी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो माइनर लेवल पर उतरा जाता है, दैट इज प्रोग्राम और स्कीम। यानी यह सपना है कि ऐसा करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो आप तरीके अपनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने सपना रखा कि बच्चों को डेमोक्रेटिक शिक्षा दूंगा, उसमें शिक्षा में मैंने आपके सामने एक पहला बैच लॉन्च किया आरएएस के अंदर, नटराज नाम से, कि बेटा नटराज आपका एकदम वो बैच है जो डेमोक्रेटिक बैच होगा। उसके अंदर जी जान से संसाधन लगा दिए। अगर मैं औरों की तरह होता, पैसे लेकर के आपसे पूछने ही नहीं आता, आपकी क्लासेस में प्रेजेंट ही नहीं होता, मैंने तो टीचर खड़े कर दिया, आपको एक टीचर पॉलिटिकल आके और खड़ा करना था, क्या फर्क पड़ जाता? मैं कहा नहीं, करना है, डेमोक्रेसी है। अब जब वो करना है ना, तो प्रोग्राम क्या कर रहा है? आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने की मदद दे रहा है। तो पॉलिसी और प्रोग्राम में क्या अंतर है? पॉलिसी विजन होती है और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का स्टेप होता है। तो सबसे पहले ये गवर्निंग चीज है और ये एक्टिविटीज का एक सेट होता है। पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारी पॉलिसी के अंदर हमने जैसे आपसे कहा कि बच्चों के लिए कॉल सेंटर भी होगा। आगे मेरे सपनों में मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चलता है। मैं बच्चों के लिए भविष्य में डाउट सेंटर भी ऑनलाइन रखना चाहता हूं। यह मेरा विजन है कि जिन टीचर से बच्चा पढ़ रहा है उनके लिए कॉल सेंटर उपलब्ध हो जिनसे वो बच्चा डाउट पूछ सके। आप सोच सकते हैं, यह मेरा विजन है, कोई दे ही नहीं रहा। ऑनलाइन में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बच्चों को यह कह पाए कि बच्चों डाउट पूछ लो हमसे। कॉल सेंटर पे टीचर को उपलब्ध करा दे, मैं टीचर को कॉल सेंटर पर बिठाऊंगा, यह मेरा विजन है। क्या मैंने बिठा दिया? नहीं। जिस समय बिठाऊंगा वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो देखो, विजन क्या था? डेमोक्रेटिक तरीके से आगे चलना। उसमें इंप्लीमेंटेशन में योजना, पहले बैच आए, बैच के साथ फिर नोट्स आए, टेस्ट सीरीज आई, अब ऑनलाइन डाउट सेंटर्स आ जाएंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्लियर हो रहा है आपको? मतलब इससे ही डिराइव होकर के ये चीज निकल कर आती। पॉलिसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते चले जाते हैं। भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी के अंदर हमने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए स्टार्टअप बनाया। स्टार्टअप के साथ साथ फिर हमने मेक इन इंडिया बनाया। ये सब चीजें जो भी है ना, ये हमारे उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स के नाम हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। क्लियर है? हां, तो एक तरह से आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्ट इसमें क्या अंतर होता है, नीति में, विजन में और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, अब सर मेरे को एक सवाल है और वो आना भी चाहिए। जब मैं आप लोगों की तरह पढ़ता था तो एक बड़ा सवाल मेरे मन में रहता था। क्या सवाल रहता था? कि यार सरकारों को यह कैसे पता रहता है, जैसे उम्मीद रखिए आप ऐसे समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे ना, तो वो चुनाव प्रचार में कई बार मनरेगा का मजाक बनाया करते थे कि कांग्रेस ने अपने चुनाव कार्यकाल में क्या किया, उन्होंने लोगों के हाथ में इतने 10 साल की आजादी के बाद उनको फावड़ा पकड़ा दिया। मतलब वो केवल गड्ढा खोदते हैं और पैसा कमाते हैं। बताइए, इतने साल की आजादी में हमें यह मिला। तो लोगों को लगा कि पीएम मोदी जब आएंगे तो आने के बाद में मनरेगा बंद हो जाएगा। भाई साहब, जब पीएम मोदी आए तो उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, आपने ये कहा था कि जब मतलब कांग्रेस जो है उसने इतने साल की आजादी में केवल लोगों को फावड़ा कुदाली पकड़ाई, गड्ढा खुदना सिखाया है, आप कहीं इसको बंद तो नहीं कर देंगे? उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं इसको अब, क्योंकि राजनेता आदमी है तो डायलॉग मार गए, मैं इसको इसलिए बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये बार बार लोगों को याद दिलाएगा कि ये कांग्रेस ने हमें इस लाभ तक छोड़ा है। अब मतलब देखिए, ध्यान से समझिएगा, असल मायने में राजनीतिक स्टेटमेंट उनका कुछ भी हो, लेकिन पता है वो बंद क्यों नहीं कर पाए? ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर? बोले सर लोग प्रोटेस्ट कर देंगे। अजी छोड़िए, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोजगार देना नीति है और नीति गवर्न बाय डीपीएसपी हैं। मैं जिस मुद्दे पर आपको लेकर चलना चाहता हूं वो ये चीज है। हमारे देश की बनने वाली योजनाओं के अंदर हर सरकार एक जैसी चीज को आगे बढ़ा कैसे लेती है? हमारी नीतियों में अचानक परिवर्तन क्यों नहीं होता? अगर किसी ने लुक ईस्ट नीति बनाई थी, लुक वेस्ट नीति बनाई थी, लुक सेंट्रल एशिया बनाई थी, आज भी वो चल क्यों रही हैं? नेबर फर्स्ट की पॉलिसी बनी, आज भी मानी क्यों जा रही हैं?
ऐसा क्यों नहीं होता कि प्रधानमंत्री बदले तुरंत नीतियां बदल क्यों नहीं जाती? अरे साहब, नीतियां गवर्न बाय डीपीएसपी होती हैं। यानी अगर आपसे पूछा गया कि विजन क्या है, विजन में जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो हमारे नीति निदेशक तत्वों का होता है। नीति निदेशक तत्वों को आपको वेलकम करना चाहिए क्लैपिंग्स के साथ, तालियों के साथ, कि नीति निदेशक तत्व हैं क्या? नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के वो तत्व हैं जो नीति निर्माताओं को, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी मेकर कौन है? हमारे राजनेता। राजनेता के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। उनको प्रेरणा देता है कि हमें इन क्षेत्रों से भटकना नहीं है, हमें इन क्षेत्रों में ही काम करना है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थम्स अप करिए। नीति के अंदर का ब्रेन चाइल्ड क्या है? जैसे आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर आपका अपनी पाठशाला में डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना है, इसका आपके दिमाग में आइडिया कहां से आया? मैंने कहा भाई, मेरे दिमाग में आइडिया आया क्योंकि जिस यूनिकॉर्न में मैं काम करता था वहां बच्चे एक ही शिकायत करते थे कि सर कॉल सेंटर ही नहीं है, सर कोर्स ले तो लिया, पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, सर कोर्स ले तो लिया, पता ही नहीं है कोर्स कब खत्म होगा, बस बेच कर चल दिया सर, उसके बाद की जिम्मेदारी पता ही नहीं है। बच्चा बेचारा उन मना करके कहीं और जाकर के सेट हो जाता था। मतलब किसी ना किसी चीज की कहीं से प्रेरणा आती है। यहां पर प्रेरणा क्या थी? डीपीएसपी की प्रेरणा है विजन में दिखाई देती है, सरकार के नीतियों में दिखाई देती है। इसीलिए डीपीएसपी क्या है? तो राज्य के नीति को निर्धारित करने वाले, यानी कि राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव्स टू दी स्टेट पॉलिसी हैं। डायरेक्टिव्स टू दी स्टेट पॉलिसी हैं, ये डिसाइड करते हैं कि देश को कैसे चलना है। तो पहले शब्द समझ में आया। अब एक बड़ा सवाल और बनाते हैं। अगर ये शब्द समझ में आ गया, डीपीएसपी है क्या, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे चल पाएंगे। ठीक है? अच्छा, तो फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर फिर एक बात बताइए, हमारे देश के अंदर आपने कहा, अभी मैं इन सब के बारे में अंदर डिटेल में चलूंगा, बताऊंगा कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, फिर आपका दिमाग करेगा अच्छा इस कारण से यह योजना आई थी क्या, फिर मैं कहूंगा देखो ये आर्टिकल ये, अच्छा इस कारण से यह योजना आई थी, आपका दिमाग खुद से दौड़ने लगेगा। ठीक है? अच्छा, अब हमारे दिमाग में क्या सवाल आया? सर एक बात बताइए, अगर एक बार के लिए हम मान लें कि डीपीएसपी का कार्य है सरकार को योजना बनाने की दिशा देना। ठीक है सर, समझ में आ गई। सर सरकार जब योजनाएं बनाती होगी तो लोगों का भला ही चाहती होगी। मैंने कहा बिल्कुल, सरकार का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होना। तो सर एक बात बताइए, जब सरकार का उद्देश्य ही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो सर आपने तब भी बताई थी जब आप मूल अधिकार पढ़ा रहे थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताई थी भाई, हमको मूल अधिकार दिए इसलिए गए ताकि हम लोगों को आजादी फील हो सके कि हम क्या हैं। तो सर आपको नहीं लगता क्या कि डीपीएसपी भी हम लोगों को कुछ देने के लिए बने हैं? भाई नीति निदेशक तत्व अल्टीमेटली बनाए तो हमारे लिए ही गए हैं ना। एक कॉमन सेंस लगाना, अगर देश पॉलिसी बनाता है, शिक्षा नीति बना किसके लिए रहा है? सरकार खुद के लिए बना रही है क्या? नहीं, आप और मेरे लिए बना रही है। हम देश के नागरिक हैं, हमारे लिए बनाई जा रही है। ठीक है सर, डीपीएसपी भी हमारे लिए है, मूल अधिकार भी हमारे लिए है, ये दोनों ही चीजें हमारा भला करने के लिए हैं। मैंने कहा शिक्षा नीति हो, चाहे सुरक्षा नीति हो, चाहे फिर रोजगार नीति हो, चाहे चिकित्सा नीति हो, सबका केंद्र बिंदु आप ही हैं, आपके लिए ही बनाई जा रही है। जब सबका केंद्र बिंदु मैं हूं, तो फिर सर इनको उठाकर मूल अधिकार में क्यों नहीं डाल दिया जाता? मैं कहा यह बड़ा प्रश्न है भाई साहब, यह बड़ा प्रश्न है। क्या बड़ा प्रश्न है? कि इनको उठा करके मूल अधिकार में क्यों नहीं डाल दिया जाता? बात समझ रहे हैं आप? क्लैरिटी आ रही है? दिमाग में कितना बड़ा सवाल बन के आया। जब यह भी हमारे लिए ही है, और आपने कल सर जब मूल अधिकार की कमियां गिना रहे थे तब आपने एक लाइन बोली थी कि मूल अधिकारों की सबसे बड़ी कमियां यह हैं कि ये सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सोचते ही नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचते ही नहीं है। मैंने कहा भाई रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचते, नीति निदेशक तत्व सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, रोजगार के लिए, खान पान के लिए, काउवध गौ हत्या नहीं होनी चाहिए इसके लिए, मांस मदिरा का सेवन ना हो इसके लिए।
रोजगार के लिए समानता हो, रोजगार में तनख्वाहें बराबर मिले, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिले, ये सब बातें डीपीएसपी में लिखी हुई हैं। सर तो असली में तो डीपीएसपी को मूल अधिकार होना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, मैं एक बार रफली आपको आर्टिकल्स पढ़ाता हूं, इससे आपके दिमाग में हल्का सा भाव पैदा हो जाएगा कि डीपीएसपी में ऐसा क्या है जो कि इन्हें इतना खास बनाता है। एक बार हम देखते हैं, आइए थोड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स देखते हैं। जैसे एक आर्टिकल लिखता है जिसमें राज्य की परिभाषा है, ये हम बता देंगे क्या है कैसे है। आर्टिकल 37 चिल्ड्रंस का डिटेंशन, उनके ऊपर ध्यान देता है। प्रोटेक्ट, मैं यहां पर चलता हूं। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के अंदर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए, ये आपके लिए काम का नहीं है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। मैं जो मूल उद्देश्य जिससे आपको पता चले कि जन कल्याण की बात हो रही है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके, 38(1) में ऐसा कहा गया है। आय और सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना 38(ख) में कहा गया है। आर्टिकल 38 के अंदर ये जो बात कही गई, इसके बाद 39 में कहा गया है, अगर इसके अंदर कहा जाए कि मैन एंड वुमन हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन के लिए महिला और पुरुषों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स दिया जाएगा। टू सेव मैन एंड वुमन वर्कर चिल्ड्रन फॉर बीइंग फोर्स्ड इनटू एम्प्लॉयमेंट अनफेवरेबल टर्म्स एंड स्ट्रेंथ टू गिव अपॉर्चुनिटी, ये बताया गया। इसके साथ साथ 39(a) में कहा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आपको ये केवल क्यों दिखा रहा हूं, इससे आपके मन में एक बार भाव पैदा होगा, अच्छा रोजगार की बात भी हो रही है, न्याय की बात भी हो रही है, ग्राम पंचायत की बात भी हो रही है, इसके साथ साथ शिक्षा के अधिकार, सार्वजनिक सहायता की बात भी हो रही है, काम के अंदर न्याय संगत व्यवस्थाएं, प्रसूतियों की सहायता की भी बात हो रही है, इसके साथ साथ उद्योगों में जो प्रबंधन कर रहे हैं कर्मकार, उनके लिए भी बात हो रही है, सहकारी संगठनों के लिए बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ शिशुओं की देखभाल की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं ना नीति निर्माताओं ने, उनके अंदर तो काम की चीजें तो डीपीएसपी में दे रखी हैं। मूल अधिकार में हमको दे रखा था न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, पैसे की कोई बात ही नहीं कर रहा, रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा, आर्थिक और सामाजिक आधार पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर कोई वो वाली बातें क्यों नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट के अंदर? क्योंकि वो बातें डीपीएसपी में की गई हैं। बड़ा प्रश्न बनता है कि जब दोनों ही चीजें इंसानों के लिए बनी हैं, नागरिकों के लिए बनी हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों ही किसके लिए बनी हैं? आपके और हमारे लिए। फंडामेंटल राइट जिनको आपने मूल अधिकार कहा, इनमें हमने सब तलाशा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल कोई भी बात प्रेजेंट नहीं थी सर। लेकिन जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो हल्की सी झलक देखने से ही हमें यह पता चल गया कि सर ये तो रोजगार की बात कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा है, सेहत के नाम पर महिलाओं की हेल्थ की बात कर रहा है, इक्वल वेजेस की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पंचायती राज की बात कर रहा है, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है। हमसे जुड़े हुए जो बड़े मामले हैं उनकी बात तो यहां हो रही है। तो सर मेरे हिसाब से ना ये ज्यादा अच्छी चीज है हमारे लिए। ये तो ठीक है सर, मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर हमको चीजें दे दी गई, जो ज्यादा बुनियादी चीज है वो तो यहां है। तो मैंने कहा भाई अब ध्यान से सुनिए सर, मुझे एक बात बताओ, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें जब डीपीएसपी में लिखी हैं, वो भी हमारे लिए है, तो इन्हें फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बना दिया गया? इन्हीं को फंडामेंटल राइट बना देते। क्या हमारे मतलब वो इतने जो कानून के निर्माता थे उनको ये नहीं पता था क्या कि महिलाएं भी काम करेंगी तो उन्हें भी इक्वल रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको फ्री में मिलना चाहिए? क्या उनको पता नहीं था क्या? सर वो फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं डाल दिए? मैं कहा बहुत सही बात। अब यहीं से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जो इन दोनों का अंतर है, और वो क्या है? फंडामेंटल राइट में जो बातें लिखकर दे दी गई हैं ना, वो कहती हैं कि यदि आपको ये प्राप्त नहीं हुए तो फिर आप इनकी शिकायत करने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट आपको क्या गारंटी देते हैं? दे गारंटी यू कि यदि ये आपको प्राप्त नहीं हुए तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पर डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी कहता है कि सुनिए,
जब हमारे पास में पर्याप्त संसाधन होंगे हम इन्हें तभी दे पाएंगे। अभी तो यह केवल सरकार के मार्गदर्शन में काम आने वाले तत्व हैं। सरकार नीतियां बनाए तो इन पर देखकर, नजर डालकर कि हमें नीति बनानी है तो कहां से देखकर बनाएं, तो बोले ये लिखा हुआ, इनको ध्यान में रखकर बनानी है। मतलब फंडामेंटल राइट पूरा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी में लिखा हुआ कोई बात पूरा नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात फंडामेंटल राइट आपको मिली हुई गारंटी है। फंडामेंटल राइट आपको मिली हुई गारंटी है, लेकिन डीपीएसपी पोस्ट डेटेड चेक है। जब पैसा होगा तब दे दिया जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो थम्स अप करिए। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप करिए। ठीक हो गया? पूजा चौधरी लिख रही हैं सर कि कुरियर कंपनी जो है वो 650 रुपए मांग रही है। बेटा आप सोचकर देखिए, हम लोगों ने इतना ही पैसा देकर आपके पास तक नोट्स पहुंचाए हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो 650 रुपए भी हम ही देंगे, आप चिंता मत करिए। हम लोगों को बच्चों को पास नोट्स पहुंचाने में जो चैलेंजेस आए हैं ना, बस वो हमने बस आपको अपना सीना छील कर दिखाया नहीं कि हमें कितना तकलीफ हुआ है। हमने एक बार के लिए कह तो दिया था कि ये काम करेंगे, लेकिन जो दिक्कतें आई ना वो बड़ी वाली थी। ठीक है ना? तो हमने बहुत कई कई जगह तो हजार रुपए में कुरियर पहुंचाए, अपनी जेब से पैसे लगा लगा करके हमने बच्चों तक नोट्स पहुंचाए हैं। बेटा वो भी हम दिलवाएंगे आपको, आप उनका बता देंगे, तरीका बता देंगे। ठीक है? ठीक है। अब बच्चे का एक प्रश्न बना कि सर जब हमारा देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर आया है और वो ये है कि सर जब हमारा देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम कोई चीज गारंटी में क्यों नहीं दे पा रहे? बड़ा सवाल है। और यहीं से बड़ा सवाल एक आपके लिए सोचने का भी ऑप्शन देता है और वो ये है, हमारे पास जब पैसा गिनाया जाता है तो सबका पैसा गिना दिया जाता है, लेकिन सही मायने में वो सबकी जेब में नहीं है। हमारे देश में इतनी आर्थिक असमानताएं हैं, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। आर्थिक असमानता के कारण कुछ ही लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास 90% संसाधन हैं। आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का सकेंद्रीकरण ना हो। पढ़ाएंगे डीपीएसपी में, संसाधनों का सकेंद्रीकरण ना हो यह कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या परेशानी है, समझ रहे हैं आप? संसाधनों का सकेंद्रीकरण ना हो ये आर्टिकल 39 कहता है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट तो गारंटी है, डीपीएसपी गारंटी नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहे कि डीपीएसपी में अगर किसी चीज की गारंटी कर दी जाएगी, ये चीज तो मिलेगी मिलेगी भारतीयोों को, एकदम आर्थिक असमानता खत्म हो जाएगी। आप कह दो एक बार, संसाधनों का एक साथ एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, अंबानी, टाटा, बिड़ला, इन सब के पैसे एकदम बराबर हो जाएंगे। सरकार गारंटी नहीं दे सकती। यानी डीपीएसपी में पोस्ट डेटेड चेक है बेटा, जिस दिन होगा उस दिन दे दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। जिस दिन होगा उस दिन दे दिया जाएगा का मतलब समझ रहे हैं आप? हमारे पास जिस दिन पैसा होगा उस दिन आपको सुविधाएं देंगे हम, अभी के लिए माफ करिए। तो बोले सर कब होगा? बेटा ये तो कह नहीं सकते। कोई उदाहरण है? आपका इतना लंबा चौड़ा इतिहास चला आ रहा है, देश की आजादी 75 वर्ष पूरे कर चुकी है, क्या हमने आज तक अपने किसी भी पोस्ट डेटेड चेक को पेमेंट किया है? किया है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को हमने डीपीएसपी से उठा करके ही मूल अधिकार बनाया था, आर्टिकल 21A में डाला था। यानी
नीति निर्देशक तत्वों से मूल अधिकार का निर्माण होता है, समय लगता है। यानी इसकी प्रक्रिया में यह तो संभव है। तो क्या सर, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि डीपीएसपी क्या है तो मैं उसको भावनाओं में आकर के यह कह दूं भविष्य के मूल अधिकार हैं? अरे हमने कहा कह दो। सरकार के पास जिस दिन पैसा हो गया, संसाधन हो गए, सरकार की स्थिति अच्छी हो गई, उस दिन संभव है कि ये मूल अधिकार में चला जाए। सर तो एक बात बताइए, जो सरकारें आजकल कहती है कॉमन सिविल कोड लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, सर क्या ये आने वाले समय में आपको मूल अधिकार लगता है? हमने कहा 100% लगता है भाई साहब। तो कैसे? मैंने कहा भाई साहब, आर्टिकल 44 के अंदर कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है। आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है। जिस दिन सरकार ने यह कह दिया कि देश में कॉमन सिविल कोड लगेगा, तो फिर सरकार तो दे चुकी उस चीज को। जब दे चुकी तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट बनाया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? फंडामेंटल राइट में संशोधन करने के लिए संशोधन की जो ताकत है वो किस लेवल की लगती है, ये भी हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप कि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हैं, देना चाहती है सरकार। आप सोचिए, कॉमन सिविल कोड आने के नाम से लोगों में कितनी टेंशन आना शुरू हो जाती हैं। सोचिए, हमारे डीपीएसपी में तो यह भी लिखा है कि व्यसनों से, शराब से, इन सब से बचना है, राज्य इनका सेवन ना करने दें। लेकिन क्या ऐसा संभव है? 1% भी संभव नहीं है। आज जितने भी राज्यों के अंदर सरकारी लोगों की तनख्वाहें जा रही है ना, वो तनख्वाहों में बहुत बड़ा राजस्व शराब का है। जिस राज्य में मैं रहता हूं, राजस्थान, इसका राजस्व आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शराब बेचकर सरकार 17,000 करोड़ रुपए कमाती है। 17,000 सीधा सीधा टैक्स है। इतनी ही तनख्वाहें हैं, इतना ही टैक्स है। समझ गए आप? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में बड़ी चुनौतियां हैं। लिखा तो यह भी है पंचायती राज का इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन लाते लाते 1991 में आ गया। देश तो आजाद 1947 में हो गया था। तो क्या सर मूल अधिकार बन गया क्या पंचायती राज? नहीं, मूल अधिकार तो नहीं बनाया गया। पंचायती राज अभी भी राज्य के अधीन है। राज्य विधानसभाएं अपने लेवल पर चुनाव डिसाइड कर रही हैं। स्थानीय स्वशासन की कल्पना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। अरे मूल तत्व समझे कि नहीं समझे? डीपीएसपी समझने से पूर्व उसका मूल तत्व समझना जरूरी है। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लिखकर दे दिए गए, भविष्य में जब पैसा होगा तब दे देंगे। क्या हो पाए? आंसर है अभी तक तो नहीं हो पाए सर। क्या भविष्य में कल्पना है? बिल्कुल हो पाएगा। हैं? कुछ लोगों को बिल्कुल स्टोरी जैसा लग रहा है। सर एक बालक पूछ रहा है, आकाश पूछ रहा है, सर क्या इनके लिए समय सीमा नहीं है क्या? नहीं है बेटा। केटी शाह जो हैं, उन्होंने इसी पर यही मतलब व्यंग कसा था कि इस पर कोई भी भैया आप लोगों के द्वारा कोई समय सीमा क्यों नहीं दी गई है ना? पोस्ट डेटेड चेक इसीलिए कहा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि डीपीएसपी का परिचय आपके दिमाग में अब सेट हो चुका होगा। कुल मिलाकर जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल लेकर 36 से 51 के बीच में, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, आर्थिक आधार पर, गांधीयन आइडियोलॉजी के आधार पर और सोशल लिबरल आधार पर। ठीक है, उदारवादी, सामाजिक और गांधीयन 3 भागों में बांटा गया है पढ़ने की सुविधा के आधार पर। कहीं पर भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। संविधान में तो सीधे आर्टिकल मेंशन्ड है, लेकिन लोगों ने डीपीएसपी को 3 भागों में बांट लिया। आर्थिक सामाजिक को अलग कर लिया, साथ में गांधीयन आइडियोलॉजी जो है उसको अलग कर लिया। गांधीयन आइडियोलॉजी से मतलब क्या हुआ? गांधी जी डीपीएसपी को कैसे सोचते थे, गांधी जी होते तो डीपीएसपी के लिए क्या करते, उस आइडियोलॉजी को दूसरी तरफ रख लिया। लिबरल का मतलब हुआ उदारवाद। अगर आपके मन में हो तो आप कैसे सोचेंगे, पर्यावरण के लिए क्या सोचेंगे, स्मारकों के लिए क्या सोचेंगे, वो उदारवादी डाल दिए गए। तो कल इसी 3 के कैटेगरी के अंदर आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, कल क्लास आपकी इवनिंग में नहीं हो पाएगी, है ना? तो इसके लिए मैं आपकी क्लास दिन में लूंगा। कब लूंगा ये मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं। जिस समय क्लास लूंगा उससे पहले आपका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर चला जाएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारी और कोई क्लास चल रही होगी तो वो पैरेलली आप उस क्लास को देख लेना। नहीं देख पाओगे तो आप उसको इसी समय पर देख लेना। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसे इसी टाइम पर चला के देख लेना। मैंने आपको कल भी आकर यही कहा था कि क्लास निरंतर नहीं हो पाती, इसके पीछे का बड़ा कारण है मेरे पास कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उसकी पालना में मैं आपकी क्लास दिन में लेकर चला जाऊंगा। आप उस क्लास को फिर इवनिंग तक कभी भी देख लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब।
हर्षित बेटा, ये जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे बहुत। असल में जब डीपीएसपी और इसकी लड़ाई पढ़ाएंगे ना आपको, क्या नाम है इसकी, फंडामेंटल राइट की, तब आपको और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। अंजू चौधरी लिख रही है मेरे पास कोयम्बटूर भी नोट्स पहुंच गए हैं। बेटा बिल्कुल पहुंच रहे हैं, जिनके पास पहुंच रहे हैं ना वो बस आकर बताते नहीं है सर हमारे पास पहुंच गए। अब आप सोचकर देखिए कोयम्बटूर हमको नोट्स पहुंचाने में कितनी दिक्कतें आई होंगी, कितना आप खुद से पूछेगा कोरियर वाले से कितना रुपया लोगे राजस्थान पहुंचाने का। खैर, हमारी प्रेरणा यही है कि आप सब तक हम लोग जो चाहें वो कर पाएं, पहुंचा पाएं। ठीक है नितिन, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं और वो बिल्कुल रिटर्न कर देंगे, मुझे मतलब विश्वास है। ज्योति सर आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हो, टेक सम रेस्ट। बेटा दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस बैक टू बैक चल रहे होते हैं, मतलब बड़ी टीम के साथ में हमारे पास अनुभव नहीं है ना, हम तो टीचर ही आदमी हैं, परेशानियों को हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है। मिक्की मैं करवाता हूं बेटा, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।